प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 13 सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें पार्ट 2 लेकर आए हैं, पढ़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का एक अंश इस अध्याय के अंदर है। प्रजातंत्रवाद सफल कैसे हो सकता है, आवश्यक बातें इसके लिए कौन कौन सी हैं, आवश्यक शर्तें इसके लिए कौन कौन सी हैं। तो हमने पिछले पार्ट में 4 बातें देखी थी, अध्ययन किया था, जो सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 5वीं बात है हमारी, विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। जो भी विधान है, जो नियम है, उसका पालन करते समय हमें अपनी नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए। नैतिकता का भी ध्यान रखें। विधान संबंधी नैतिकता का अर्थ है जो विधान है, जो नियम है, उसका तो हमें पालन करना ही है, लेकिन साथ में उस विधान के लिए अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करें, बल्कि अपनी नैतिकता का भी हम आवश्यक रूप से ध्यान करें, ध्यान देवें। इसको समझाने के लिए अंबेडकर साहब ने 2 उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया जॉर्ज वॉशिंगटन, जो 13 अमेरिका के उपनिवेश थे, उन सबको एकीकृत किया जॉर्ज वॉशिंगटन ने। और एकीकरण करने के बाद जब वहाँ निर्वाचन हुआ तो राष्ट्रपति के रूप में समस्त जनता ने जॉर्ज वॉशिंगटन को चुना। जब पहली बार उनको संगठित किया और निर्वाचन हुआ, वहाँ चुनाव हुआ, तो सभी ने मिलकर के जॉर्ज वॉशिंगटन को राष्ट्रपति अपना चुना। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस पद को स्वीकार कर लिया। जनता ने चुना है, स्वीकार किया है, और अच्छा कार्य भी किया है। जनता के हितों का संरक्षण भी इन्होंने किया। दोबारा फिर जब निर्वाचन हुआ तो जनता ने फिर से जॉर्ज वॉशिंगटन को ही चुना। अब जॉर्ज वॉशिंगटन ने जनता को कहा कि आप लगातार मुझे चुनते चले जाएंगे तो यह पद लोकतांत्रिक नहीं रह करके और यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था में बदल जाएगा। लेकिन फिर भी जनता के आग्रह के कारण दूसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर से जब जनता ने तीसरी बार इन्हीं को चुन लिया तो इन्होंने फिर राष्ट्रपति पद स्वीकार नहीं किया, इन्होंने मना कर दिया। कारण कि यहां विधान तो ये था कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर कितनी भी बार नियुक्त किया जा सकता है, कितनी भी बार चुना जा सकता है। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस विधान के होने के बाद भी तीसरी बार इस पद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया कि यदि लगातार आप मुझे चुनते रहोगे और इस पद पर मैं बैठता रहूँगा, इसे स्वीकार करता रहूँगा, तो हमारा लोकतंत्र है, हमारी प्रजातंत्र है, वो सफल नहीं होगा। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था में बदल जाएगी, इसलिए मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूँगा। तो विधान होने के बाद भी जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया और नैतिकता के कारण फिर उस पद को स्वीकार तीसरी बार नहीं किया। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर। ये इंग्लैंड के सम्राट थे और उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री बाल्डविन महोदय। बाल्डविन महोदय थे, बहुत समझदार व्यक्तित्व वाले थे, अनुदार दल से ही संबंधित थे।
यहाँ इंग्लैंड में दो दल थे, एक अनुदार दल और एक मजदूर दल। तो अनुदार दल की तरफ से इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और सम्राट थे एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर। यहाँ विधान ये था कि सम्राट जो भी कार्य करें उसमें प्रधानमंत्री की सलाह लें और प्रधानमंत्री जो सलाह दे उसे मानना पड़ेगा। इस तरह का विधान वहां इंग्लैंड में था। ड्यूक ऑफ विंडसर जो सम्राट थे एक सामान्य औरत से शादी करना चाहते थे और उसके साथ में ये भी चाहते थे कि क्या उसे रानी का दर्जा दे या नहीं दे। क्या ऐसा करने के लिए मुझे राजगद्दी भी छोड़नी पड़ेगी। ये बहुत सारी बातें थी जो एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर चाहते थे कि मैं एक सामान्य औरत से शादी करना चाहता हूं। अब उसके लिए उसे रानी का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा या मुझे अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो बाल्डविन महोदय ने उन्हें सलाह दी कि आप ऐसा नहीं करें, आप उस महिला से शादी नहीं करें। ऐसा बाल्डविन महोदय ने उनको सम्राट को सलाह दी। ये विधान था कि इनको मानना ही पड़ेगा। अब ये अनुदार की तरफ से दल की तरफ से थे और इन्होंने सलाह दी। अब इनको सम्राट को इनकी सलाह माननी आवश्यक हो गई। लेकिन यहां जो विपक्ष में दल था वो था मजदूर दल। मजदूर दल के पास मौका था कि वो सम्राट का सहयोग करें और बाल्डविन महोदय को यहां पराजित कर दें। लेकिन फिर भी अनुदार दल ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया और मजदूर दल ने जो नैतिकता का परिचय दिया उसमें कभी भी मजदूर दल ने बाल्डविन महोदय का विरोध नहीं किया। बाल्डविन महोदय ने इनको मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मजदूर दल ने इनका सहयोग दिया। ये एक विपक्षी दल था लेकिन फिर भी इन्होंने बाल्डविन महोदय का सहयोग किया कि जो विधान बना हुआ है सम्राट को उसका पालन करना चाहिए। बाल्डविन महोदय ने जो सलाह दी है वो माननी चाहिए। मजदूर दल ने कभी भी इनका विरोध नहीं किया। तो जो विधान था उसका पालन करवाने के लिए मजदूर दल ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया और इस नैतिकता के कारण ही उन्होंने बाल्डविन महोदय का विरोध नहीं किया, समर्थन किया कि हाँ, सम्राट को इनकी सलाह माननी ही चाहिए। यह है विधान संबंधी नैतिकता। आगे छठी बात है, अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं हो। अल्पमत ऐसा दल जिसके पास बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है और बहुमत जिसके पास बहुमत है, जनता का, अधिकांश जनता का समर्थन या मत उनके साथ है। अर्थात बहुमत का अर्थ हुआ वह दल जिसकी सरकार है, जिसके पास बहुमत है। तो ये कहा गया कि जो बहुमत रखते हैं उन्हें अल्पमत वालों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसको समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण दिया इंग्लैंड का कि 1831 में जब यहाँ पर चुनाव हुए इंग्लैंड में, तो मजदूर दल को 150 में से लगभग 50 सीट ही प्राप्त हुई, 650 में से केवल 50। तो मजदूर दल यहाँ अल्पमत में था और बहुमत अनुदार दल के पास था। प्रधानमंत्री वही श्री बाल्डविन महोदय थे। तो देखिए
मजदूर दल के पास केवल 650 में से 50 सीटें ही थी, अल्पमत में था। लेकिन बहुमत अनुदार दल के पास था। बाल्डविन महोदय ने कभी इन पर अत्याचार नहीं होने दिया। सदन में, संसद में इन्हें बराबर के अधिकार दिलाए। काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव आदि लाने के लिए इनका पूरा समर्थन किया, सहयोग किया। सदन में बोलने के लिए इनको पूरा मौका दिया गया। कभी भी यहाँ पर इस बहुमत ने, जिसके पास अनुदार दल के पास था, इस अनुदार दल ने कभी भी अल्पमत वालों पर, मजदूर दल पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि उनका सहयोग ही किया। उन्हें बराबर अवसर दिया बोलने का या किसी प्रकार का प्रस्ताव लाने का। तो ये जरूरी है कि अल्पमत भले कम लोगों का, बहुत कम जनता का समर्थन इनके साथ हो, लेकिन उन्हें भी अपनी बात कहने, अपनी मांग रखने का अधिकार है। इसलिए अल्पमत को भी पूरा अवसर मिलना चाहिए, तभी हमारा प्रजातंत्रवाद सफल हो सकता है। लेकिन अंबेडकर साहब ने बताया कि ठीक है, इंग्लैंड में तो ऐसा हुआ, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर महोदय थे। लेकिन यहाँ कभी भी ऐसा भारत देश में नहीं हुआ। यहाँ हमेशा अल्पमत पर बहुमत वालों का अत्याचार होता रहा। अल्पमत वालों पर यहाँ पर दबाव बनाया गया। उन्हें बोलने या अपनी बात कहने का पूरा अवसर और समय कभी भी नहीं दिया गया। यही कारण है कि ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ प्रजातंत्रवाद सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये बहुत ही आवश्यक बात है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं हो। अल्पमत वालों को भी अपनी बात कहने, बहुमत वाले गलत नीति बना रहे तो उसको रोकने, उसका विरोध करने का अधिकार और अवसर दिया जाना चाहिए, तभी हमारा प्रजातंत्रवाद सफल हो सकता है। आगे अन्य 7 नंबर पर हम बात रखेंगे, समाज नैतिक नियमों का पालन करें। जो भी नियम बने हैं, नैतिक यानी नीति परायणता, उस नीति, उन नियमों का पूरे समाज के लोग पालन करें। जो भी नियम बने हैं, बनाए गए हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति नीति परायण हो जाए और उन नियमों का पालन अच्छी प्रकार से करें। अगर उन नियमों का पालन ही नहीं किया जाएगा तो फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। समाज पर, समाज के लोगों पर यह बात आवश्यकता या आवश्यक रूप से लागू होती है कि हमें जो भी नियम बने हैं, बनाए गए हमारी सुविधा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, उनका हमें पालन करना ही करना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति नीति परायण हो जाए और निर्धारित या बनाए गए नियमों का आवश्यक रूप से पालन करें। ये भी प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रत्येक समाज का व्यक्ति नियमों का पालन करे। और अंतिम बात है, सार्वजनिक अंतरात्मा सभी के अंदर हो। सार्वजनिक अंतरात्मा का अर्थ होता है कि अधिकार प्राप्त जो लोग हैं, अधिकार विहीन लोगों को अधिकार दिलाने में मदद करें, सहयोग करें, तो यह सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को कम अधिकार दिए गए हैं और किसी दूसरे समाज समुदाय को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त हैं उन लोगों द्वारा
जिनको अधिकार दिए ही नहीं गए या बहुत कम अधिकार दिए हैं, उनको भी अधिकार दिलाने के लिए वे मदद करें, सहयोग करें, तो यह सार्वजनिक अंतरात्मा होनी चाहिए। तभी सभी लोग बराबर हो पाएंगे, समान हो पाएंगे, सभी को समानता मिल पाएगी। तो ऐसी सार्वजनिक अंतरात्मा सभी के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए भी उदाहरण उन्होंने एक इंग्लैंड का दिया है कि यहाँ यहूदी जो लोग थे, इंग्लैंड के लोग उन पर अत्याचार करते थे। यहाँ पर जो यहूदी लोग थे, अगर किसी के नाम कोई संपत्ति थी और उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस पिता की संपत्ति पुत्र को नहीं दी जाती थी, बल्कि वह संपत्ति इंग्लैंड के सम्राट की हो जाती थी। यहां ऐसा नियम बना रखा था, अगर इंग्लैंड का कोई निवासी था, इंग्लैंड का जन्मजात कोई व्यक्ति था, तो पिता की संपत्ति पुत्र की हो जाती थी, पुत्र को मिल जाती थी। लेकिन वहीं पर इंग्लैंड में ही अगर यहूदी लोग रहते थे और पिता की मृत्यु हो जाती थी, तो पुत्र को उसकी संपत्ति नहीं मिलती थी, बल्कि वह सम्राट के नाम हो जाती थी। तो यहूदी लोगों को यहाँ पर बहुत कम अधिकार, संपत्ति का अधिकार मिला ही नहीं था, पुत्र को कोई संपत्ति नहीं मिलती थी। जबकि इंग्लैंड के जो स्थानीय निवासी थे, उनको पिता की संपत्ति जो की त्यों मिल जाती थी। तो ये असमानता थी। जब यहूदी पुत्र सम्राट के पास जाता और याचना करता, तो उस संपत्ति में से थोड़ा सा कुछ अंश पुत्र को दया करके दे दिया जाता था, लेकिन पूरी संपत्ति सम्राट के पास ही रहती थी। वास्तव में अगर ऐसा होगा तो लोगों में विरोध की भावना बढ़ जाएगी, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी और वहाँ फिर संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए वहाँ प्रजातंत्र सफल नहीं होगा। ऐसी स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए। दायित्व ये था इंग्लैंड के निवासियों का कि यहूदी लोगों को भी वे संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार दिलाने के लिए उनकी मदद करते। ये आवश्यक था प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है दक्षिण अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति चलती थी। वहाँ जो गोरे लोग होते थे उनको सारे अधिकार मिले हुए थे, और जो काले लोग वहाँ के थे उनको कोई अधिकार मिले हुए नहीं थे। तो वहाँ रंग भेद नीति थी, उसका विरोध गांधी जी ने भी जब वहाँ गए उन्होंने देखा, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया और धीरे धीरे वहाँ के कुछ लोगों ने गांधी जी का सहयोग किया, और परिणाम ये हुआ कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में वो रंग भेद की नीति समाप्त हो गई और वहाँ किसी प्रकार का अब रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी में सार्वजनिक अंतरात्मा थी। गांधी जी में सार्वजनिक अंतरात्मा थी, क्योंकि गांधी जी ने जब रंग भेद की नीति देखी तो उन्होंने विरोध किया, और जो काले लोग थे जिनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, कुछ गोरे लोगों को अपने साथ लेकर के और उनकी मदद की और उन्हें भी अधिकार दिलाए। लेकिन वास्तव में आज अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जो आज भी साउथ अफ्रीका बने हुए हैं। वहाँ कुछ दलित वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनसे संपर्क नहीं रखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अधिकार प्राप्त समाज है, लोग हैं, समुदाय हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि अधिकार विहीन लोगों को वे अधिकार दिलाने में मदद करें, उनका विरोध नहीं करें। अगर ऐसा होने लग जाएगा, सभी में सार्वजनिक अंतरात्मा होगी, तो सभी समान हो जाएंगे, देश आगे बढ़ेगा और प्रजातंत्रवाद वहाँ सफल हो जाएगा।
तो हम ये 8 महत्वपूर्ण बातें जो अंबेडकर साहब ने बताई है उनका पालन करें तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र सफल होगा। धन्यवाद।